गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा आपको पता है कि अपने पढ़ रहे हैं एनाटॉमी यूनिट नंबर 7 और उसके अंदर अपने कोशिका पढ़ चुके हैं। कोशिका के बाद में अपने उत्तक उसके अंदर कंप्लीट कर लिया है। मतलब 2 टॉपिक हमारे इसके अंदर कंप्लीट हो चुके हैं यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। जिसने पीछे की क्लास नहीं देखी है वो जाकर के पहले पीछे की क्लास देख लें, उसके बाद में आज की क्लास देखने का फायदा है। क्योंकि अगर पीछे की क्लास शुरुआत से अगर आप नहीं देख रहे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। और जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दो उसके बाद में, ताकि अपने आज की क्लास अपने इसको स्टार्ट कर सकें। तो जल्दी से कर दो, एक बार इसको लाइक कर दो, शेयर करो, उसके बाद में अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो तंत्रिका तंत्र देखो भाई, टॉपिक आपको दिख रहा होगा तंत्रिका तंत्र। एक अपने उत्तक जब पढ़ा था तो उत्तक के अंदर लास्ट जो उत्तक देखो, 4 प्रकार के उत्तक मैंने बताए थे, इपिथेलियम या उपकला, योजी या संयोजी, पेशीय और तंत्रिका उत्तक। तो चौथा उत्तक तंत्रिका उत्तक पढ़ा था, उसके अंदर अपने तंत्रिका कोशिका के बारे में बात की थी। तो जो तंत्रिका कोशिका है वो ही तंत्रिका कोशिका किसके अंदर काम आती है, इस तंत्रिका तंत्र में काम आती है। और तंत्रिका तंत्र की जब भी बात आएगी तो तंत्रिका तंत्र आपको पता है कि इसके अंदर किस चीज का अध्ययन किया जाएगा, न्यूरॉन का अध्ययन किया जाएगा। किसका अध्ययन करेंगे भाई, न्यूरॉन का। और न्यूरॉन मिलकर के किस चीज के अंदर काम में आती है, तो ये निर्माण करती है हमारी मस्तिष्क का। यानी ये अगर सीधा पूछा जाए कि किसकी कोशिका है तो ये है हमारे मस्तिष्क की कोशिका। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि मस्तिष्क की कोशिका कौन सी होती है, तो उसका नाम होता है न्यूरॉन, या फिर इसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, या फिर इसको बोला जाता है मस्तिष्क की कोशिका। तो अब तक की जितनी अपने बातें की इसके अंदर आपको इतना पता चल गया होगा कि तंत्रिका तंत्र के अंदर मस्तिष्क का अध्ययन तो किया ही जाता है, दिमाग का अध्ययन किया जाता है। अगर दिमाग का अध्ययन इस टॉपिक के अंदर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो टॉपिक है तंत्रिका तंत्र, ये क्या काम करेगा, ये हमारे पूरी जितनी भी बॉडी की जो क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करने का काम करेगा। क्योंकि हमारा जो दिमाग है उसी से ही तो हमारा पूरा शरीर चलता है। तो दिमाग हमारे पूरे यदि शरीर को कंट्रोल करता है तो इसका मतलब ये जो अपने तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हैं इसके अंदर विशेष रूप से हमारा मस्तिष्क का अध्ययन तो किया ही जाएगा। और जितने भी टॉपिक मैं आपको करवाता हूं तो उसके अंदर मेरी आदत है कि मैं पहले ही बता देता हूं कि अपने इसको पढ़ना कैसे कैसे और क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो इसके अंदर भी मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर पढ़ना क्या है। तो अपने इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे, तो अपने पढ़ रहे हैं क्या, तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र में देखिए भाई, इसको 2 भागों के अंदर बांट करके पढ़ते हैं और यहां से भी क्वेश्चन बनता है। 2 भागों में कौन कौन से, एक तो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और दूसरे को बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, 2 प्रकार का तंत्रिका तंत्र 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन यहां से क्या बनता है कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल नहीं है, तो केवल 2 ही शामिल होते हैं। एक तो हमारा दिमाग और दूसरी क्या चीज, मेरु रज्जु। मेरु रज्जु समझते हो क्या, मेरु रज्जु। मेरु रज्जु जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर स्थित होती है क्या चीज, मेरु रज्जु। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में अध्ययन किया जाता है किसका, तो वो अध्ययन किया जाता है तंत्रिकाओं का। किसका अध्ययन करेंगे, जो तंत्रिकाएं जो होती है, तंत्रिकाओं की जगह इसे लिख लो तंत्रिकाएं। जो तंत्रिकाएं होती है उनका अध्ययन किया जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सीएनएस बोलते हैं इसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसको पीएनएस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मस्तिष्क और मेरुरज्जु का अध्ययन और उसके अंदर तंत्रिकाओं का। अब तंत्रिकाओं का मतलब यदि आप समझना चाहो तो ऐसा मान लो कि जैसे मैंने मेरे उंगली के अंदर यहाँ पर इस प्रकार से पेन चुभोया, तो जैसे ही मेरी उंगली को पेन लगा तो अब मैंने अभी तक हाथ को हटाया नहीं है। अगर यही कोई तीखी सुई होती तो क्या होगा, यहां से कोई संदेश जाएगा पहले कहां तक, हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक, और वहां से आदेश मिलेगा कि आप हाथ को हटाइए या नहीं हटाइए। ठीक है ना, वहां से जो संदेश आते हैं तो एक तो संदेशों को लेकर के गई और एक वापिस लेकर के आई।
तो दो प्रकार की तंत्रिकाएं अपने इसके अंदर पढ़ेंगे कि संदेशों को ले जाने वाली कौन सी होती है और वापस ले आने वाली कौन सी होती है। तो यहां से अपने शुरू करेंगे। कहां से? इसको ए नंबर दे सकते हो, इसको बी नंबर दे सकते हो। तो अपने ए नंबर से शुरू करेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो हेडिंग लगा लो नंबर ए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या हेडिंग लगानी है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की जैसे ही बात आई, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आप एक लाइन लिख सकते हो कि इसके अंदर मस्तिष्क और मेरुरज्जु का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये लाइन लिखने के बाद में आप इसके अंदर क्या लिखोगे? नंबर एक, मस्तिष्क यानी हमारा दिमाग। मस्तिष्क या दिमाग जो है ये कहां पर स्थित होता है? तो ये हमारी खोपड़ी के अंदर यानी हमारे कपाल के अंदर स्थित होता है। तो सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं अपने लोकेशन की। तो कहां पर स्थित होता है? हमारे कपाल में, यानी हमारी खोपड़ी के अंदर स्थित होता है। कपाल के अंदर या खोपड़ी के अंदर स्थित होता है। तो कपाल का निर्माण आपको पता है किससे होता है? हड्डियों से स्थित, हड्डियों से होता है। तो देखो मस्तिष्क कैसे स्थित होगा इसके अंदर। जैसे ये है मेरा मस्तिष्क, आप अपना मान लो। ये है मस्तिष्क यानी कि दिमाग। ये दिमाग, इस दिमाग को बिल्कुल जेड प्लस सुरक्षा दी हुई होती है। और वो जेड प्लस सुरक्षा क्या होती है? इसके चारों ओर तीन प्रकार की तो होती है झिल्लियां। कितने प्रकार की झिल्लियां होती है भाई? तीन प्रकार की झिल्लियां होती है। ऐसे बिल्कुल कंटिन्यू होती है ये तीनों प्रकार की। मैं इसे डॉट डॉट से बना रहा हूं क्योंकि तीनों प्रकार लगातार खींचेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो तीन प्रकार की झिल्लियां, इस तीन प्रकार की झिल्लियों के पूरे आवरण को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मेनिनजेंज। क्या बोला जाता है? मेनिनजेंज। और इस मेनिनजेंज में कितने प्रकार की झिल्लियां हैं? तीन प्रकार की, तीन झिल्लियां। ठीक है, अब तीन झिल्लियां हैं तो तीनों का कुछ ना कुछ नाम भी होगा। और उनका नाम होता है, आप याद रख सकते हो, डीएपी खाद आती है ना, डीएपी, उससे याद रख सकते हो। डी का मतलब क्या होता है? ए का मतलब क्या होता है? पी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है ड्यूरामेटर, का मतलब होता है ड्यूरामेटर। ए का मतलब एरेक्नोइड, और पी का मतलब क्या होता है? पायामेटर। क्लियर है? तीन प्रकार की तो हो गई झिल्लियां। इसके बाद में अगर ऐसे सीधा करके मारूंगा टन से बचता है। क्यों? क्योंकि सीधा जाकर के झिल्लियों से थोड़ी ना टकराएगा हाथ। पहले किससे लड़ना पड़ेगा? तो उससे पहले हमारे को लड़ना पड़ता है एक और आठ प्रकार की हड्डियों का एक आवरण होता है, जिसको बोला जाता है क्रेनियम बॉक्स। क्या बोला जाता है? क्रेनियम बॉक्स, यानी क्रेनियम हड्डियां। क्रेनियम हड्डियां, ये क्रेनियम हड्डियां कितनी होती है भाई? तो क्रेनियम हड्डियां होती है आठ। कितनी हड्डियां होती है? क्रेनियम हड्डियां आठ होती है। तो क्रेनियम बॉक्स के बारे में बात कर रहे थे कि मस्तिष्क के चारों ओर एक तो तीन झिल्लियों का आवरण, डीएपी, ड्यूरामेटर, रेक्नोइड, पायामेटर। इसके बाहर की ओर क्रेनियम बॉक्स की हड्डियां भी होती है। ये देखो इतनी सुरक्षा क्यों दी है? क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि तंत्रिका कोशिका पढ़ाई थी ना, तंत्रिका ऊतक में, तब मैंने आपको बताया था कि ये जो कोशिका ऐसी कोशिका है कि जीवन में एक ही बार जब जन्म हुआ तभी बनेगी। अगर नष्ट हो गई तो उसके बाद में चाहे यादाश्त जाए चाहे कुछ भी, उसके अंदर जो भी डाटा फीड था ना वो चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा, दोबारा नहीं बनेगा। इसलिए इसको इतनी सुरक्षा दी हुई है। क्रेनियम बॉक्स की आठ हड्डियां होती है और ये आठ हड्डियां अपने जो हमारा कंकाल तंत्र है उसके अंदर भी पड़ेंगे। कौन कौन सी होती है एक बार मैं यहां पर भी लिख देता हूं और ये आपको याद करनी पड़ेगी। कितनी हड्डियां हैं? आठ हड्डियां हैं। कौन कौन सी है? फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल,
ऑक्सीपटल, उसके बाद में सेफेनोइड, और उसके बाद में एक होती है एथेमोइड। ये कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 ही हुई है, ऐसे नहीं गिनना। मैंने बोला है 8, तो बिल्कुल 8 ही होगी। जैसे फ्रंटल होती है 1, पेराइटल होती है 2, टेम्पोरल होती है 2, ऑक्सीपटल 1, सेफेनोइड 1, एथेमोइड 1। अब गिन के देखो कितनी होगी? 2 4 5 6 7 8, 8 हो गई ना। तो ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई ये है इनकी संख्या। और कैसे होती है? यहाँ पर फ्रंटल, उसके बाद में ऊपर की ओर 2 होती है पेराइटल, दोनों ओर टेम्पोरल, पीछे की ओर ऑक्सीपटल। फिर जब सर दर्द होता है तो जो हड्डियां दबाई जाती है ना यहाँ पर, वो कौन सी? सेफेनोइड और एथेमोइड। तो ये 8 प्रकार की हड्डियों के अंदर ये जो है घिरा रहता है, बंद रहता है। इसके बाद में बात आती है कि इसका वजन कितना होता है। किसकी बात है? इसके वजन की बात आती है कि हमारा जो मस्तिष्क है इसका वजन, तो इसके वजन होता है हमारे पूरे शरीर का 2%। कितना होता है? पूरे शरीर का 2% होता है, या फिर क्या लिख सकते हैं? 1300 से 1450 ग्राम। पहले तो यही पूछा जाता था, 1300 से 1400 ग्राम, इसके आसपास अगर लिखा हुआ होगा तो वो सही है। क्यों? क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि पूरे शरीर का प्रतिशत में पूछा जाता है। तो ये कितना होता है? शरीर का 2%। शरीर का जितना वजन, उसका कितना प्रतिशत होता है? उसका 2% होता है। ये समझ में आ गया। और उसके बाद में यहाँ एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो मेनिंजेंज है, जो आवरण है, इसको क्या बोला? मेनिंजेंज। यदि इसके अंदर हो जाए संक्रमण, क्या हो जाए इसमें? यदि हो जाए संक्रमण, तो एक हो जाता है रोग, और उसका नाम होता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस रोग। कौन सा रोग? मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। और ये मेनिंजाइटिस जो रोग है ना, इसके बारे में क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया? कि मेनिंजाइटिस रोग, इसी को ही बोलते हैं दिमागी बुखार। दिमागी बुखार। और ये किस प्रकार का रोग है? आप देख करके बताओ यहां से। संक्रमण से होता है, यानी कैसा रोग है? ये संक्रामक रोग है। अब आप कहोगे सर बीच में रोग कहां से आ गया? तो रोग इससे संबंधित है, इसलिए यहीं पर पढ़ा दिया। मेनिंजेंज में संक्रमण से रोग हुआ, मेनिंजाइटिस तो किस प्रकार का संक्रामक रोग, इसी को बोला दिमागी बुखार। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेनिंजाइटिस रोग किससे संबंधित है? तो हमारे दिमाग से संबंधित होता है। वो कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस रोग। और मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो किस चीज को प्रभावित करता है? हमारे दिमाग को प्रभावित करता है। अब बात करेंगे कि हमारा जो दिमाग है इसको कितने भागों में बांटा गया है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन की जब अपने बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि हमारे दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सबसे छोटा भाग कौन सा है, सबसे बड़ा उपभाग, सबसे छोटा उपभाग, इस प्रकार के क्वेश्चन सुने होंगे। इसके अलावा आपने सुना होगा कि हमारी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है उनका नियंत्रण कौन करता है। किसी चीज को याद रखना या तर्क करना, बहस बुद्धि से संबंधित जो काम है वो कौन से दिमाग का होता है। एल्कोहल से कौन सा दिमाग प्रभावित होता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं तो वो सारे के सारे क्वेश्चन अपने इसके टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। तो देखते हैं दिमाग या मस्तिष्क को किस प्रकार से अपने बांट सकते हैं। तो ये है हमारा मस्तिष्क। बहुत ही ध्यान से पढ़ना है भी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो दिमाग, और दिमाग को बांट देते हैं आगे 3 भागों के अंदर। कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। सबसे पहला भाग होता है फोर ब्रेन। अब ये कहां पर होता है? कुछ कहते हैं ना कि मेरा फोर हेड बड़ा है, मतलब ये जो माथा है ये बड़ा होता है, कहते हैं फोर हेड बड़ा है। तो इसका मतलब ये जो सामने वाला जो होता है ये कौन सा? फोर ब्रेन। उसके बाद में बीच वाला मिड ब्रेन, और जो लास्ट वाला उसको बोलेंगे हिंड ब्रेन। ये तो हो गए अंग्रेजी में नाम। हिंदी में क्या बोलेंगे? अग्र मस्तिष्क। मिड ब्रेन मतलब मध्य मस्तिष्क।
हिंड ब्रेन मतलब पश्च मस्तिष्क। अग्र, मध्य और पश्च कितने हो गए? 3। अब आगे इनके फिर से भाग होते हैं और इनके अंदर से भी क्वेश्चन बनता है। देखो क्या, ये जो अग्र मस्तिष्क है ये है सबसे बड़ा भाग। क्या लिखोगे? सबसे बड़ा। मिड ब्रेन की बात आएगी तो ये क्या है? सबसे छोटा। सबसे छोटा। और इसके आगे क्या लिखोगे? बाघ। आगे मैं उपभाग भी लिखूंगा, छोटा और बड़ा। तो ये क्या है? सबसे बड़ा भाग। ये क्या है? सबसे छोटा भाग। इतना समझ में आ गया? एक बार फिर से देखते हैं। 3 भाग, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अग्र, मध्य, पश्च। अग्र मस्तिष्क के फिर से भाग होते हैं और उनको 3 भाग ध्यान में रखना है। एक तो सबसे पहला, इसके अंदर 3 भाग इसके। एक तो परम मस्तिष्क, या इसको प्र मस्तिष्क भी बोला जाता है, या इसको बोला जाता है सेरेब्रम। नंबर 2 देखिए इसका भाग। पहला हो गया परम मस्तिष्क, दूसरा इसके अंदर ध्यान में रखना है आपको थैलेमस, और तीसरा अपने इसका भाग पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। कौन सा? हाइपोथैलेमस। चलिए, कितने भाग? 3 भाग। सीधा चलते हैं पश्च मस्तिष्क की ओर, और पश्च मस्तिष्क के केवल 2 भाग अपने पढ़ेंगे। और वो 2 भाग कौन कौन से? एक तो पढ़ेंगे अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम। ठीक है। और इसी का ही जो दूसरा भाग है उसको क्या बोला जाता है? जो सबसे अंतिम भाग होता है उसको बोला जाता है मेड्यूला आम्बलोगेटा। क्या बोला जाता है भाई? मेड्यूला आम्बलोगेटा। ये क्या होता है? हमारे मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग होता है। तो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूं। मस्तिष्क, मस्तिष्क के भागों की बात आएगी तो कौन कौन से आएंगे भाई? सबसे पहला हमारे पास आएगा कौन सा? फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, फिर हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन सबसे बड़ा, मिड ब्रेन सबसे छोटा। फोर ब्रेन के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? सामने लिखे हुए आपके। परम मस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। उसके बाद में बात करते हैं मिड ब्रेन, सबसे छोटा है, क्लियर है। हिंड ब्रेन के भाग 2 ध्यान में रखने, एक तो अनुमस्तिष्क, और दोनों को ध्यान से देखो भाई। एक तो सेरेब्रम लिखा हुआ है, इधर सेरेबेलम लिखा हुआ है, इसी प्रकार से आता है। और ये क्या हो गया? मेडुला आम्लोगेटा हो गया। तो ये हमारे मस्तिष्क के हो गए भाग। तो अपने शुरू करेंगे कहां से? फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क से। तो इसको जो आपको नाम देना है ABCD वो आप यहां पर लगाइए, और उसके बाद में आप हेडिंग लगा लीजिए अग्र मस्तिष्क। इसको मैं ए नाम दे देता हूं और लिख देता हूं अग्र मस्तिष्क। ठीक है। अब अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, ये लाइन आप लिख लेना कौन कौन से? परम मस्तिष्क, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और सबसे बड़ा भाग होता है, ये मैंने लिख दिया। अगर लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो सीधा नंबर 1 लगा करके आप इसके अंदर हेडिंग लगाओगे। और वो कौन सा? वो है परम मस्तिष्क। कौन सा? परम मस्तिष्क। और जैसे ही परम मस्तिष्क की बात आती है तो इसके साथ में लिखते हैं क्या? सेरेब्रम। चलिए भाई, सेरेब्रम हो गया। परम मस्तिष्क या सेरेब्रम। तो परम मस्तिष्क या सेरेब्रम क्या होता है और किस प्रकार से काम करता है? तो जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं, मैं हाथों को हिला रहा हूं, जबड़े को हिला रहा हूं, बोल रहा हूं, ठीक है ना, इधर उधर चल रहा हूं, ये सारी क्रियाएं यानी ऐच्छिक क्रियाएं कौन करता है? तो यही क्वेश्चन आया था और यही मैं सबसे पहले लिख रहा हूं नंबर 1 पर। ये क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। किस प्रकार की क्रियाएं? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। क्लियर है? पूछा जाता है ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो वो करता है परम मस्तिष्क। और ये क्या होता है? ये होता है मस्तिष्क का
2/3 भाग, यानी सबसे बड़ा उपभाग, सबसे बड़ा उपभाग। भाग तो कौन सा है, अग्र मस्तिष्क, और उसमें से ही सबसे, यानी ये जो नीचे लिखे थे इनमें से सबसे बड़ा कौन सा, तो वो होता है परम मस्तिष्क। और ये फिर काम भी तो बहुत सारे करेगा, जैसे कितने काम करता है देखो, वस्तुओं को याद रखना, तर्क करना, बहस करना, सोचना, विचारना। कैसे, सोचना, विचारना, वस्तुओं को याद रखना, तर्क करना, बहस करना, या बुद्धि से संबंधित जितने भी कार्य कौन करेगा, परम मस्तिष्क करेगा। तो क्या लिख सकता हूं इसको, ये कौन कौन से कार्य करता है, ये करता है सोचना, विचारना, वस्तुओं को याद रखना, याद रखना, तर्क करना, बहस करना, या फिर आप क्या बोल सकते हो कि बुद्धि से संबंधित जो भी कार्य है ना, वो किसके होते हैं, वो ये परम मस्तिष्क के ही होते हैं। इतनी लाइनें आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी लाइनें हैं भाई, एक बार फिर से सुन लो दोबारा से। देखो बता रहा हूं मैं, परम मस्तिष्क की बात आती है तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग है, पहली बात ये वाला। और ये क्या करता है, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। जैसे ऐच्छिक क्रियाओं की बात आती है, सोचना, विचारना, वस्तुओं को याद रखना, तर्क करना, बहस करना, या फिर बुद्धि से संबंधित जो भी कार्य, सारे के सारे किसके हाथ के अंदर है, तो इसी के हाथ के अंदर है। दूसरी बात, एक आपने सुना होगा कि हमारा जो दिमाग है ना, वो क्या करता है, बाई भाग का तो दायां दिमाग करता है और दाई भाग का बायां दिमाग कंट्रोल करता है। तो वो कौन सा होता है, यही होता है। दो भाग होते हैं इसके परम मस्तिष्क के, दायां परम मस्तिष्क तो बाएं वाले का कंट्रोल, और बायां परम मस्तिष्क दाएं वाले का कंट्रोल करता है। ये भी आप इसके अंदर ध्यान में रख सकते हो। तो बाकी जो भी बातें हैं वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।